डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीजनरेशन के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे, अर्थात रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स। जैसा कि आपको पता है कि वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस क्रमशः पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस एवं मैमल में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस में रीजनरेशन की उदाहरण। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि वर्टिब्रेट्स में इनवर्टिब्रेट्स की अपेक्षा रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। फिशेस में लैम्प्रे के लार्वा में टेल को रीजनरेट करने की अक्षमता पाई जाती है, जबकि अधिकांश फिशेस में कॉडल फिन को छोड़कर अन्य फिन्स जैसे पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन इत्यादि में रीजनरेट करने की अक्षमता पाई जाती है। नंबर 2, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को मुख्यतः 2 ऑर्डर टेल्ड एम्फीबियंस, जिसे यूरोडेला कहा जाता है, एवं टेल रहित एम्फीबियंस, जिन्हें एन्यूरन्स कहा जाता है। यूरोडेला ऑर्डर के जंतुओं में रीजनरेशन की क्षमता अन्य वर्टिब्रेट्स की अपेक्षा अधिक होती है। यूरोडेला प्राणियों में लार्वा तथा अडल्ट में लिम्स का रीजनरेशन पाया जाता है, जबकि एन्यूरन्स के लार्वा में टेल एवं लिम्स के रीजनरेशन की अक्षमता पाई जाती है। रेप्टाइल्स। अधिकांश लिजर्ड्स में टेल रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अगर किसी छिपकली की पूंछ टूटकर अलग हो जाए तो उसके स्थान पर नई पूंछ का निर्माण हो जाता है, परंतु नई पूंछ पुरानी पूंछ की अपेक्षा पतली एवं डिफरेंट प्रकार की होती है और इसके ऊपर वर्टिब्रे तथा स्केल्स भी अनुपस्थित होते हैं। बर्ड्स में रीजनरेशन की अक्षमता सिर्फ बीक तक ही, अर्थात चोंच तक ही सीमित होती है। स्तनधारियों में रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम होती है। इसमें किसी प्रकार के अंग का निर्माण नहीं होता, जबकि घाव में टिश्यू रीजनरेशन पाया जाता है। शरीर के कुछ आंतरिक अंग, लिवर इत्यादि में भी रीजनरेशन की अक्षमता पाई जाती है। अगर लिवर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो लिवर का कुछ भाग रीजनरेट होने में सक्षम होता है। इसी प्रकार अगर एक किडनी निष्क्रिय हो जाए तो दूसरा किडनी अपेक्षाकृत वृद्धि करके निष्क्रिय किडनी के कार्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार की रीजनरेशन को कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी रीजनरेशन कहते हैं। अगर किसी मनुष्य की रिब्स अर्थात पसलियों में चोट लग जाती है या टूट जाती हैं तो पसलियां रीजनरेशन द्वारा आपस में जुड़ने में सक्षम होती है। अब हम अगले टॉपिक में प्रोसेस ऑफ लिम्ब जनरेशन इन न्यूट अथवा सैलामेंडर के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि एम्फीबियन क्लास के अंतर्गत आता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि न्यूट में लिम्ब जनरेशन की क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। जब कभी न्यूट के लिम्ब एम्पुटेशन की क्रिया द्वारा अलग हो जाते हैं तो उस कटे हुए स्थान पर घाव बन जाता है। नंबर 2, कटे हुए या बने हुए घाव के किनारों की एपिडर्मल सेल्स वृद्धि कर घाव को ढक लेती हैं और इस क्रिया में 1 से 2 दिन का समय लगता है। घाव भर जाने के कुछ दिन पश्चात एपिडर्मिस कोन लाइक स्ट्रक्चर्स में परिवर्तित हो जाती हैं और बाहर की ओर उभर जाती है, जैसा कि सी डायग्राम में दिखाया गया है।
एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स एकत्रित होना शुरू हो जाती हैं। इस अवस्था में ये सेल्स तीव्र गति कर सेल प्रोलिफरेशन की क्रिया द्वारा वृद्धि करती हैं और रीजनरेशन बड, जिसे कि ब्लास्टेमा कहते हैं, का निर्माण करते हैं। रीजनरेटिव ब्लास्टेमा में सेल्स की क्वांटिटेटिव वृद्धि के कारण ब्लास्टेमा अपने दूरस्थ सिरे पर चपटी हो जाती है और पैडल लाइक स्टेज में परिवर्तित हो जाती है, जैसा कि डायग्राम डी में दिखाया गया है। ब्लास्टेमा का चपटा भाग टार्सस के रूडिमेंट्स के रूप में निरूपित होता है और जो कि बाद में डिजिट्स में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि डायग्राम ई एंड एफ में दिखाया गया है। इसके पश्चात ये डिजिट्स वृद्धि कर लिम्ब का निर्माण करते हैं, जैसा कि डायग्राम डी में दिखाया गया है। उपरोक्त पूरी प्रोसेस को निम्न डायग्राम में संक्षिप्त रूप में समराइज करके दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत 3 स्टेप में यह क्रिया संपन्न होती है। नंबर 1 वाउंड हीलिंग, जिसे क्लोजिंग ऑफ वाउंड कहते हैं। नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा, जिसमें रीजनरेशन बड का निर्माण होता है। और नंबर 3 मॉर्फोजेनेसिस, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब, यानी कि लिम्ब के निर्माण की क्रिया को दर्शाया गया है। थैंक यू वेरी मच।